हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। भाई सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर जो है तुम्हारा खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड बहुत बड़ी बला जो है तुम्हारे हिसाब से टली है। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड कि यार ऑडिट का पेपर खत्म होता है बड़ी शांति मिलती है कि हाश वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स जो है वो अपना खत्म हो गया। अब जैसा भी गया है चलेगा। बट एनीवे द पॉइंट ओवर हियर इज, यहाँ पे मैं आया हूँ तुम्हारे साथ पेपर को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। एक खाली देखने के लिए कि यार पेपर कैसा होना चाहिए। ये वीडियो तुम एग्जाम के दौरान देख रहे हो तो ठीक है, बट एग्जाम के बाद देखो तो वो ज़्यादा बेटर है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके सजेस्टेड क्या आंसर्स होने चाहिए। नो नीड टू वरी, कैसा भी क्या तुम लिख के आए हो, फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। एनीवे एक दिल की तसल्ली हमेशा मिल जाती है अगर दूसरे कह लेते हैं कि अरे यार पेपर मेरा भी मुश्किल ही था, मैंने भी नहीं लिखा। मैंने जितने स्टूडेंट्स से रिव्यू लिए हैं, एवरी स्टूडेंट ऑलमोस्ट दे हैव रैंक्ड द पेपर फ्रॉम एवरेज टू अ लिटिल डिफिकल्ट वाले एरिया में ही। सो डोंट वरी, अगर तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स तुम लोग नहीं लिख पाए, हर एक के साथ हुआ है। कोई भी जो है वो सारे आंसर्स नहीं लिख के आ पाया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ कुछ इनडायरेक्ट आंसर्स थे, है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे बेसिकली, ठीक है। तो कोई भी जो है वो पूरी तरह से लिख के नहीं आ पाया। एमसीक्यूज हाँ काफ़ी सारों को आसान लगे या एवरेज लगे, कुछ लोगों को थोड़े एमसीक्यूज एवरेज लगे थे, कुछ लोगों को आसान भी लगे थे। खैर ये इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, बट आई एम अज्यूमिंग कि एमसीक्यूज जो है ना, जहाँ तक जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है क्या क्या एमसीक्यूज थे, आई एम अज्यूमिंग कि एमसीक्यूज जो थे वो थोड़े एवरेज लेवल पे थे, है ना, इजी टू एवरेज लेवल पे। बट हाँ, डिस्क्रिप्टिव जो मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली दैट कम्स ऑन एवरेज क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे जो काफ़ी रिपीटेटिव थे, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े इनडायरेक्ट थे, ठीक है। वो हम देख लेते हैं अपने कि क्या चीज़ होती है और इसका क्या क्या हम लिख सकते हैं, आंसर क्या क्या देखते हैं। चलिए आओ देखते हैं। अरे भाई, तो जैसा कि तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है ये पेपर था भाई इस बार का। तो यहाँ पे ये सबसे पहले शुरुआत करिए, एमसीक्यूज और सब कुछ नहीं, खाली डिस्क्रिप्टिव्स, ऑब्वियसली वही पेपर मिलता है अपने को। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन यू बहुत सारे स्टूडेंट्स को है काफ़ी डिफिकल्ट लगा था। आई डोंट डिसएग्री विद दैट। फर्स्ट क्वेश्चन में है थोड़े टॉपिक्स है जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले हैं, थोड़े अलग तरीके से पूछे हैं, और ऐसा एरिया पूछा है जो हमने सोचा नहीं था कि सर ये पूछेंगे, मतलब वो एक एरिया है बस, और कुछ नहीं। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है, आई होप तुम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत नहीं करी है, या फिर वो फर्स्ट क्वेश्चन देख के घबरा नहीं गए हो। हमेशा से मैं ऑडिट में कहता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन यूजुअली जो है कभी कभी वो मुश्किल पूछ लेते हैं, ठीक है, टू यू नो स्केयर यू। घबराओ मत, है ना, फ्राइटन होने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चंस देखो, आज तुम सेकंड क्वेश्चन देखते तो ऐसे खुश खुश हो जाते हैं, वैसे ही। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख ले अभी। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एसक्यूसी 1 और एसए 220 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एसक्यूसी 1 एसए 220 एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगर तुमने पढ़ लिया हो, उसमें सेकंड एलिमेंट आता है अपना एथिकल रिक्वायरमेंट वाला। तो याद हो तो एथिकल रिक्वायरमेंट वाला एलिमेंट आता है। एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस का बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक देके रखा हुआ है। इंडिपेंडेंस क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस, और इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करता है एंगेजमेंट पार्टनर, ये ऐसे 220 के पोर्शन में देके रखा हुआ है। हाँ, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज एंगेजमेंट पार्टनर, अपने को कोट करना है ऐसे 220 कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा टू इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ताकि सारे लोग कंप्लाई कर रहे हैं। ये अपने को रेफरेंस टू रेलेवेंट ऐसे, तो ऐसे 220 लिखना है। हाँ, एलिमेंट कौन सा रहेगा, एसक्यूसी 1 का ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बात थी किसका, क्वेश्चन नंबर 1 के ए का। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, यानी मैं तो बोलूंगा इसको आसान से एवरेज वाले क्वेश्चन में ही इसको मैं फॉल रखूंगा, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में लिखना था, आराम से तुम लिख सकते थे, है ना, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। 5 मार्क्स इज अ बिट मोर फॉर दिस। 5 मार्क मेरे हिसाब से तो इसके लिए ज्यादा है, क्योंकि इतना नहीं लिख पाएंगे यार 5 मार्क जितना, बट ठीक है, तुम एक आध पेज पे लिख के आए हो तो चलेगा, ओके। बी जो है वो थोड़ा ट्रिकी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसे ही थोड़ा ट्रिकी होता है, फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स वाला ऐसे ही ट्रिकी है। बी वॉज विथ रिगार्ड्स टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फेयर वैल्यूएशन एस्टिमेट्स, और कैसे हम इस रिस्क के साथ डील करेंगे। ये ऐसे 540 में देके रखा हुआ है, ऐसे 540 के एकदम करीबन बीच में ही, है ना, शुरुआत से लेके बीच में ही ऐसे 540 के रिस्क देके रखे हुए, है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देके रखे, शुरुआत में ही एक्चुअली देके रखे हुए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देके रखे, और उसी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर करीबन 7 से 8 पॉइंट देके रखे हुए अबाउट दैट, क्या मतलब हम कौन से क्या प्रोसीजर्स कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू दीज काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है।
तो ये चीज अपने सिंपल है, बाकी केस स्टडी से कोई मतलब नहीं है। मेन यहां पे ये है कि यू फोरसी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फेयर वैल्यूएशन एस्टीमेट, कैसे हम उसके साथ डील करेंगे, बस वही चीज अपने को यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन 1 का सी दैट इज ऑफ 4 मार्क्स है ना, ये लंबा चौड़ा दिखने में, भाई एक तो ये क्वेश्चन इतना लंबा है ना कि दिखने में ही हमें डर लग जाए, और दूसरा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग भी है, 100% थोड़ा अलग है। ठीक है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट का है, बहुत सारे एक्टिविटीज दे के रखी हुई है, द क्वेश्चन वाज अबाउट बहुत सारे एक्टिविटीज दे के रखी है, एंड इंटरनल ऑडिटर ने इन एक्टिविटीज के ऊपर क्या किया, कवर करना है इस मैटर को। बट क्या इंटरनल ऑडिटर कवर कर सकता है ना, मैनेजर बोल रहा है कि भाई दीज आर नॉट रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटर, तो बेसिकली दिस इज अबाउट द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, राइट। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में देके रखा हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे 610 में। तो कौन से एक्टिविटीज रिलेटेड होते हैं इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड, गवर्नेंस के ऑडिट, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, और स्कोप का एरिया अपने को क्या करना है, कवर करना है, और फिर उस हिसाब से अपने को केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखना पड़ेगा। हाँ, ये देखो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट लिखना तो काफी आसान हो जाएगा, मुश्किल क्या है पता है, तुम्हें उसके बाद इस केस के जरिए लिखना पड़ेगा कि यार स्कोप में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीज अपने को कवर करनी है, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। यहां पे हो गया अपने 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें से जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने सेकंड वाला तो बिल्कुल ऑप्शन में छोड़ा नहीं है, क्योंकि सेकंड इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो छोड़ा है। ठीक है, बट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट वाज 2A है ना, 2A 5 मार्क का है। दिस इज विथ रिगार्ड्स टू ऐसे 501, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्वेंट्री का बहुत बार पूछा भी गया है, एंड ऐसे 501 से अगर ज्यादातर क्वेश्चन आता है तो वो इन्वेंट्री का यही तरह का क्वेश्चन आता है कि हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, और अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में अपने को 4 पॉइंट लिखने के, अटेंड करके हम क्या करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के प्लान्स प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करेंगे, टेस्ट काउंट परफॉर्म करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो वो करना है। दूसरा, अच्छा ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, अच्छा इसमें तुम एडिशनल और भी लिख सकते हो कि इन्वेंट्री अगर किसी और थर्ड पार्टी के पास है तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ इज एन ऑडिटर सपोज टू डील इन केस ऑफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये लास्ट था, इन्वेंट्री का जो पोर्शन था ऐसे 501 में, ऐसे 501 में 3 पोर्शन थे, इन्वेंट्री के पोर्शन में एकदम लास्ट में था कि अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल होता है तो ऐसे केसेस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को कुछ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करने चाहिए, और उससे भी अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिले तो अपने मॉडिफाई कर देंगे एज पर ऐसे 705। ठीक है, तो वो चीज देके रखी थी इन्होंने ऐसे क्या बोलते क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर। ठीक है, एनीबॉडी लुकिंग फॉर अ डिटेल्ड आंसर, जस्ट एक बार ऐसे 501 ओपन करो, तुम्हें दिख जाएगा वहां पे। सबसे पहला टॉपिक है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का, और उसमें सबसे आखिरी टॉपिक है क्या बोलते हैं, अगर हम अटेंड नहीं कर पाए तो क्या। ठीक है, अच्छा बी पॉइंट जो है वो थोड़ा अलग है, बट द सेम क्वेश्चन इज गिवन इन एमटीपी 2018। ऐसे 510 का क्वेश्चन है ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस का। मैं बता दूं, मेरे रिवीजन वीडियोस के अंदर मैंने जो रिवीजन लेक्चर लिए थे एग्जाम के पहले, उस रिवीजन लेक्चर में मैंने जो ऐसे 510 का कंटेंट बनाया था उसका एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। यू कैन हैव अ लुक एट द वीडियो ऑल्सो, पहले में मैंने ये वीडियो लिया हुआ है, उसमें सेम क्वेश्चन मैंने यहां डील किया हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो बेसिकली वही है कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एंड द अफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट, उसने अग्री कर लिया कि हाँ भाई डेटर का यानी अकाउंट रिसीवेबल का कोई रिसीट नहीं है और कोई क्रेडिट, फर्दर क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो वैसा करके ऑन इन ओपिनियन व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय द ऑडिटर आल्सो सजेस्ट द करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। सेम क्वेश्चन मैंने डील किया हुआ है ऐसे 510, मेरे एक ऐसे 510 का रिवीजन वीडियो है, उसके अंदर भी तुम कंसिडर कर सकते हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन 2C अगेन दैट वाज ऑफ 4 मार्क्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑडिट ऑफ सीएफएस, एक तो ऑडिट ऑफ सीएफएस के वाला चैप्टर से है जो हर कोई करके जाता ही है, क्योंकि इतना छोटा सा चैप्टर है, कोई स्किप करता नहीं है ऑडिट ऑफ सीएफएस को यूजुअली। ऑडिट ऑफ सीएफएस के साथ साथ तुम्हें ऐसे 705 को जोड़ना था। क्यों जोड़ना था पता है? ऑडिट ऑफ सीएफएस का तो ठीक है, इतना ज्यादा मेन मकसद नहीं था। मेन क्या था यहाँ पे पता है?
ओपिनियन पैराग्राफ का फॉर्मेट लिखना था। तो यू हैव टू फ्रेम एन ओपिनियन पैराग्राफ, और जिसमें तुम क्या कर रहे हो, एक तरह से एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो। यहां पे आंसर तुम देखोगे तो यू हैव टू गिव एन एडवर्स ओपिनियन, एंड एडवर्स ओपिनियन का फॉर्मेट तुम्हें लिखना होगा। वो फॉर्मेट दिया हुआ है ऐसे 705 में, और एडवर्स ओपिनियन है या क्या है वो चीज तुम डिटरमाइन करोगे इन ऑडिट ऑफ सीएफएस, यूजिंग द नॉलेज ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस। ठीक है, तो यस, मोर और लेस ये ऐसे 705 का एक्चुअली मैं बोलूं तो टॉपिक अपने कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, खैर अब आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट, ये 3A जो है ना, दिस इज अबाउट टैक्स ऑडिट, है ना। क्लियर कट टैक्स ऑडिट का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो क्लॉज 28 को यहां पे रेफर करते हैं। तो अपने को क्लॉज 28 को रेफर करना है, अपने को यहां पे ये वैल्यूज कंसिडर करनी है। मैं बहुत डिटेल में आंसर नहीं बता रहा, आई डोंट वांट टू स्केयर यू ऑफ कि अरे यार सर ये वाला हमने कंसिडर नहीं किया, पर इतना ही लिखा है हमने, एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा। ठीक है, यू कंसिडर दीज वैल्यूज एंड तुमने अगर कोड कर दिया क्लॉज 28 का तो दैट इज मोर देन इनफ। बट ठीक है, मतलब टैक्स ऑडिट का इसलिए ही दैट इज वन प्रॉब्लम कि यार इतना मेहनत करके हमने टैक्स ऑडिट पूरा याद किया। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू मेमोराइज ऑल द क्लॉजेस एंड एवरीथिंग, और ये आया 5 मार्क का, तो ये थोड़ा दुखी की बात हो जाती है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3B जो है थोड़ा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा अलग है। इसका आंसर ढूंढने में थोड़ा तुम्हें टाइम लग भी सकता है, और मैं बताऊं तुम्हें, एक्चुअली मैं बताऊं तो ये एक इस तरह सा क्वेश्चन है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आईसीए एक ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द माइंड होगा एकदम, जो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा सर इसमें लिख क्या सकते हैं, मतलब टॉपिक क्या लिखे। ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद को लिखना पड़ेगा। देयर इज नो क्लियर कट आंसर एकदम, जब तक ऑब्वियसली बात है आईसीआई अपना खुद का सजेस्टेड आंसर्स नहीं निकालेगी तब तक देयर इज नो क्लियर कट आंसर फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B। तो प्रीटी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें नहीं भी लिख के आए हैं, हाँ ये तो मैंने सुना है। बट यस, क्वेश्चन इज अबाउट एनबीएफसी। ठीक है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई है 45IA के अंडर है, वो सब थोड़ा कोट कर दिया तो भी चलेगा, है थोड़ा सा अपना नॉलेज दिखाने का सामने वाले को, वो कोट कर दिया। बट पॉइंट इज कि एनबीएफसीज को अंडर इंड एएस कैसे प्रिपेयर करना है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडर इंड एएस कैसे प्रिपेयर करना है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चीज सर कहां पता चलेगी। एनबीएफसी में एकदम लास्ट में टॉपिक्स में तुम जाओगे ना, एकदम लास्ट के टॉपिक्स में, तो यू विल फाइंड अ टॉपिक, एक तो फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट के नीचे ना यू विल फाइंड अ टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 वाले, उसमें स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं, वहां पे डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तुम्हें डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिखना, तुम्हें वहां से आंसर उठा के खुद के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि एनबीएफसी के मतलब एनबीएफसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपने प्रिपेयर कर रहे हैं अंडर इंड एएस तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो चीज, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिलेगी, इसी टॉपिक में से मिलेगी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 डिवीजन 3। वो लास्ट में एनबीएफसी में से जाओगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3C वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन यार, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, डेटा एनालिटिक्स का पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिटिक्स, उसके एग्जांपल दे दो, है ना। ऑडिटर कैन, व्हेन ऑडिटर कैन अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में डेटा एनालिटिक्स का एक लंबा चौड़ा टॉपिक देके रखा है, पूरा पैराग्राफ फॉर्म में है, पूरा पैराग्राफ फॉर्म में है, थोड़े बहुत एग्जांपल्स और देके रखे हुए। वो डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक अगर तुमने लिख दिया तो बात खत्म हो गई। 4 मार्क्स में तुम आराम से लिख सकते हो अगर तुमने ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कर दिया तो। काफी स्टूडेंट्स जो है वो नहीं करके जाते, बट दिस इज अ वेरी क्लियर कट बेसिक आंसर। मैं बता दूं ये पेपर ऐसा है, हाँ जो भी देख रहे, ये पेपर ऐसा है कि जो अगर अच्छे से शिद्दत से करके गया हो, हाँ ऑडिट पढ़ के गया हो, 100% वो क्लियर कर ही सकता है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर ऑल्सो। देखो जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। शिद्दत से जो इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी चैप्टर्स बहुत ही शिद्दत से करके गया हो ना तो भी वो क्लियर कर सकता था। एमसीक्यूज भी आई एम अज्यूमिंग कि उस हिसाब से डुएबल थे। ठीक है, चलिए 4th A जो है, हाँ लेट्स हैव अ लुक एट 4th A। सीए ऑनेस्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, दिस वाज अबाउट एक्चुअली ना, इट इज अबाउट ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डू नॉट कंफ्यूज इट विथ कंपनीज ऑडिट और वो रेजिग्नेशन का एज एन ऑडिटर। कुछ स्टूडेंट्स ने ये गलती शायद करी होगी, उन्होंने रेजिग्नेशन एज एन ऑडिटर और एडीटी 3 के बारे में लिख के आ गए। वो नहीं करना, यहां पे कंपनी को करना है। कंपनी हैज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलओडीआर वाला। उसमें याद है क्वार्टर के 45 डेज पहले अगर रिजाइन कर रहे हैं, क्वार्टर के 45 डेज के बाद रिजाइन कर रहे हो, या फिर
लास्ट क्वार्टर में रिजाइन कर रहे हो, वैसे वाले 3 केसेस थे, बस वो उतना सही पोर्शन लिखना है, दैट्स इट फॉर 5 मार्क्स। हाँ, मैं बता दूं तुम्हें 5 मार्क्स के लिए ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में अगर तुम देखोगे एलओडीआर के रिक्वायरमेंट्स है ना, वहां पे 5 मार्क के लिए बहुत ही छोटा आंसर है वो, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल आंसर बट अ वेरी ट्रिकी वन। तो ये चीज अगर स्ट्राइक हो गई तो 100% तुम लोग पूरी तरह से लिख पाओगे, ठीक है। खैर ये तो हो गया अपना 5 ही है ना यार, हाँ 4B, सॉरी 4B वॉज अबाउट क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का। तो उन्होंने पूरी कहानी लिखी कि ऐसा ऐसा हुआ, कस्टमर से नहीं मिला पैसा वैसा, और उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। तो अगर तुमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखे, उसमें लाइफ इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में एक ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस करके आता है। तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में लिखना था। अच्छा, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस का आपने यहां पे देख लिया, केस के बारे में लिख दिया कि इन द पर्टिकुलर केस ऐसा ऐसा हुआ है, उस हिसाब से ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो पर्पस सर्व कर देगा। उतना लिखने के बाद फिर तुम लिख सकते हो कि इफ यस व्हाट शैल बी द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंश्योरेंस कवर। अच्छा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ 5-6 पॉइंट्स देके रखे हुए, कहां पे, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के टॉपिक के जस्ट नीचे ही है ना। अगर तुम देखो तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के टॉपिक के जस्ट नीचे ही 5-6 पॉइंट्स एक बॉक्स में देके रखे हुए, बस वही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इंश्योरेंस कवर की, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट में कि क्रेडिटर जो है कंपनी के इतने हो जाने चाहिए, ये हो जाने चाहिए, ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देके रखे। चलो फिर आता है बैंक ऑडिट वाला। ये बैंक ऑडिट में जो है सेल ऑफ एनपीए वाला है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगेन मैं बता दूं, ये सेल ऑफ एनपीए 4 मार्क में है, बट देर आर हार्डली 4 to 5 पॉइंट्स है ना सेल ऑफ एनपीए वाले। एक्चुअली पॉइंट्स लिखने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बट तुम 4-5 पॉइंट भी लिख दोगे तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, कि सेल ऑफ एनपीए के टाइम पे अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाला कि यार कम से कम 2 years तक एनपीए होने चाहिए, कैश बेसिस पे होने चाहिए, क्या बोलते विदाउट रिकोर्स ही कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन और प्रॉपर, वो सब चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ओके। फिर 5th वाला जो है वो पीएसयू ऑडिट का है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में 5 मैटर्स जो कवर करने हैं, एनी 5 मैटर्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बाय सीएनईजी मे कवर इन रिपोर्टिंग ऑन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 5 ही मैटर है वैसे टॉपिक्स, अगर मैटर्स देखा जाए ना। अच्छा, 5 मैटर्स मैं बताऊं तुम्हें, वहां पे मैटर तो 10-12 दे के रखे हुए, पर हर कोई कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का टॉपिक तुम ओपन करोगे ना तो मैटर दिए हुए कुछ 10-12 है ना, पर हर कोई है ना 2-3 लाइन के, तुम्हें 5 मैटर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इसमें 2-3 लाइन के 5 मैटर लिख दिए, एक पेज कवर होगा खाली, पर 5 मार्क पूरे आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है 5 ही लिखने हैं, और कोई भी मैटर जो है वो 2-3 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 5A जो है, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने एक ही पेज का लिखा है, मैंने ज्यादा नहीं लिखा, डोंट वरी, है ना, तकलीफ वाली बात नहीं है इसके अंदर कोई भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5B इज विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी रिव्यू। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है ना, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है व्हाट मैटर्स शैल बी कंसिडर्ड बाय सीएटी जो है इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट टू बी इशूड टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट में ना बहुत सारे मैटर्स दे के रखे हुए, उसमें से अगेन 5 मैटर ही है, कोई भी मैटर 2 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं है। मैटर्स तो बहुत सारे दे के रखे हुए, कोई भी मैटर। अच्छा, इसमें कोई टाइप ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट नहीं डालना है ना, अगर तुम कोई गप्पे मार के आए हो, टाइप ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट नहीं है, वो मैटर्स डालने खाली, क्या क्या मैटर्स अपने कंसिडर करेंगे इन डिसाइडिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है। तो वो मैटर्स अपने को यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस वही है, कंपिटेंसी देखेंगे नहीं, उसका कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें अपने को देखनी है, वो सब चीजें, वो मैटर्स अपने को लिखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो वो क्वालिटी रिव्यू में आते हैं। और एक प्रोफेशनल एथिक्स, इस बार मैं बता दूं प्रोफेशनल एथिक्स में से काफी कम क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन काफी कम ही पूछा, देखा जाए तो यार टेक्निकली 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए, 4 और 4 मार्क के, क्योंकि 2 ऑप्शन में दिए हुए, 4 और 4 8 मार्क के ही पूछे। सो टेक्निकली प्रोफेशनल एथिक्स में से काफी कम पूछा हुआ है। इधर दे हैव गिवन, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, 5C, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनी ऑडिट जर्नल में एडिटरशिप है, कंपनी ऑडिट जर्नल में एडिटरशिप एक्सेप्ट कर रही है, वही है कि आईसीआई का परमिशन लेना है नहीं लेना है बिफोर एंगेजिंग इनटू सच काइंड ऑफ जॉब, है ना, तो उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये बात यहां पे करी है इन्होंने। प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6, आई डोंट नो व्हाई मेनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट दिस आल्सो, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि सिंपल है वैसे तो, बट हाँ एक आध क्वेश्चन अपना ट्रिकी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6A है, हाँ काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये छोड़ा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6A है, सिंपल है वैसे तो, एक्सप्लेन प्रोविजन से रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट है,
याद रखना यहाँ पे, ये कुछ बच्चों ने ध्यान से पढ़ा नहीं, वरना ये काफी आसान हो जाता है। प्रोविजंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इज मैंडेटरी, ठीक है। अपने को खाली इतना लिखना, ऑल्सो स्टेट रिक्वायरमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट अप्लाई इन अ कंपनी। तो रिक्वायरमेंट लिखनी है, तुम देखोगे ना तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्या बोलते हैं स्टेटमेंट के चैप्टर में स्टार्टिंग में ही है वैसे, कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने को लिखनी है। उसके बाद एक बॉक्स में 3 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे कि कौन से केसेस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से केसेस के अंदर अपने अप्लाई नहीं होने वाले हैं ना, ये रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होंगे, होली ओन सब्सिडियरी और वो वाले पॉइंट्स थे, ठीक है। तो वो एक बार अपने देख लेना चाहिए। हाँ, बी एक थोड़ा अलग सा ही पॉइंट था। यस, 100% क्वेश्चन नंबर 6B इज वन क्वेश्चन जो थोड़ा अलग सा है। क्यों? इन्होंने ना इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया हुआ है। देखो कंटिन्यूसली लॉसेस है, क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया हुआ है। एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड Mr. Q regarding the type of investigation to be conducted and the matters to be considered in such investigation। तो investigation के रिगार्डिंग अपने को पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसे as such is a direct question, but investigation is a topic जो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उसको C कैटेगरी में डाल के छोड़ के जाते हैं। That is why that can make it a little difficult, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6C जो है, दिस इज बोथ प्रोफेशनल एथिक्स वाला, वैसे सेकंड वाला जो है वो लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर को भी थोड़ा कवर कर देता है। फर्स्ट वाला है अबाउट द फी स्ट्रक्चर वाला, थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगा है और कुछ स्टूडेंट्स को पता चल भी गया। बहुत सिंपल वाला है, कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स में फीस पे करने का है, फीस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स है। तो कुछ फीस पहले मिल चुकी है, कुछ फीस बाद में मिल रही है। तो अभी ऐसा है कि यार एडवांस में अगर फीस मिल चुकी है और ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड है कि नहीं है, और एडवांस में हमें जो फीस मिली है क्या ये वैलिड है, हाँ, विल इट बी कंसिडर्ड, विल इट लीड टू इनडेटेडनेस, तो ये सारी चीजें अपने को कंसिडर करनी है। तो ये फीस स्ट्रक्चर, उसकी वैलिडिटी देखनी है। और एक यहाँ पे ये और में दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज गिवन इन और, कि यार उसके अगेंस्ट, वैसे तो लिख पाते हो, यही आंसर आसान था। इसके अगेंस्ट जो है ना, दे हैव गिवन कि यार ऑडिटर जो है उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट करे हैं, और उसके अंडर है ना व्हाट आर द प्रोविजंस अगेंस्ट सीएपी अंडर डिफरेंट एक्ट। तो उसमें तुम प्रोफेशनल एथिक्स तो लिख ही सकते हो, बट बिकॉज यहाँ पे मैटर है ना इनकम टैक्स का भी आ जाता है, हाँ, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल का, तो तुम लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में, हाँ, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में जो इनकम टैक्स के अंडर जो लायबिलिटी है उसको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो अंडर डिफरेंट टैक्स में ये चीज, पर ये चीज क्वेश्चन पहले भी है, दिस इज नॉट अ वेरी न्यू क्वेश्चन, दिस हैज बीन आस्क्ड बिफोर ऑल्सो। तो अगर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए हो पास्ट एग्जामिनेशंस के, एमटीपीज आरटीपीज के, तो दैट इज अ डूएबल वन। अगर तुम नहीं देख के गए हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दिक्कत आती है 100%, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ साथ अपना ये एनालिसिस पूरा हुआ। मैं बता दूं पेपर इस तरह से था कि अगर तुम शिद्दत से अच्छे से पढ़ के गए हो 100% तुम पेपर अटेंड कर सकते हो, और इस तरह से पेपर है कि तुम पास तो हो ही सकते हो। नहीं पढ़ के गए हो अच्छे से तो आसान पेपर भी होता तो फिर ऑब्वियसली पास नहीं होते, ठीक है। तो आई वुड से दिस इज अ सीए लेवल पेपर, है ना, प्रॉपर सीए लेवल पेपर है। बहुत मुश्किल भी नहीं, बहुत आसान भी नहीं, एक सीए फाइनल के स्टूडेंट का जैसा पेपर आना चाहिए था वैसा ही पेपर है, ठीक है। विद दैट आई होप ये एनालिसिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके बाद में अटेम्प्ट है एंड जिनका अभी अटेम्प्ट था उनके लिए, है ना, थोड़े दिल की तसल्ली के लिए। थैंक यू वेरी मच।